अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जमीयत उलमाए हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम अब एक होने जा रही है। तक़सीम ख़त्म होने जा रही है। इस तंजीम के सदर अब दो नहीं बल्कि एक होंगे। सेक्रेटरी जनरल दो नहीं बल्कि एक होंगे। या तो सदर मौलाना अरशद मदनी होंगे या फिर महमूद मदनी साहब होंगे, यानी दो सदर दो सेक्रेटरी नहीं होंगे। जमीयत उलमाए हिंद दो हिस्सों में तक़सीम नहीं होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। जमीयत उलमाए हिंद का इख्तिलाफ इंतशार ख़त्म होने जा रहा है और भारतीय मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि एक ऐसी तंजीम जिसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी है, एक ऐसी तंजीम जिस पर हुकूमत एक तरह से तवज्जो देती है, एक ऐसी तंजीम जिसका असर रसूख है, जिसके अफराद पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, वो तंजीम अब मुत्तहिद हो रही है। चचा और भतीजे के दरमियान की लड़ाई ख़त्म होने जा रही है और इस कोशिश के लिए पहल की थी सबसे पहले मौलाना अरशद मदनी ने, और अब मौलाना महमूद मदनी भी इसको अमली जामा पहना रहे हैं। पूरी तफसील हम आपको बताएंगे कि जमीयत उलमाए हिंद कब कायम हुई, कब इसका उरूज शुरू हुआ, कब इख्तिलाफ हुआ, कब जमीयत उलमाए हिंद दो हिस्सों में तकसीम हो गई और फिर कैसे जमीयत उलमाए हिंद एक होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का लोग केस लड़ रहे थे जमीयत उलमाए हिंद की मिल्कियत के लिए। लेकिन सबसे पहले शुरू में बता दें कि एक होने की खबर कहाँ से आ गई। दरअसल पिछले दिनों देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद का इजलास हुआ था और इस इजलास को मौलाना महमूद मदनी की जमीयत ने बुलाया था। लेकिन उस इजलास में मौलाना अरशद मदनी भी शरीक हुए। मौलाना अरशद मदनी के जब बोलने का मौका आया तो स्टेज पर जाकर के मौलाना अरशद मदनी ने कहा, काबिल एहतराम मौलाना महमूद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमाए हिंद, और उसके बाद ही मौलाना बोल पढ़ते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ख़ुद सदर हूँ और महमूद मदनी साहब को भी बोलूँ सदर जमीयत उलमाए हिंद, यानी एक ही तंजीम जिसका मैं सदर हूँ उसी का सदर दूसरे को बोलूँ। एक तंजीम का दो सदर कैसे हो सकता है। फिर मौलाना आगे कहा, हालात ख़राब है, मिल करके इकट्ठा होकर के एक साथ होकर के काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि दोनों जमीयत एक हो रही है। इस जुमले का इस्तकबाल हुआ, वहाँ लोगों ने भी खूब नारे लगाए। उसके बाद मौलाना अरशद मदनी की जमीयत की ही अरकान आमला की मीटिंग हुई। उस मीटिंग की खबरें सामने आई कि अरकान आमला ने मौलाना अरशद मदनी को सारे इख्तियारात सौंप दिए हैं कि जमीयत के सिलसिले में जो चाहें फ़ैसला करें, ख़ासतौर पर इंतज़ाम और तहरीर के सिलसिले में। कि मौलाना अरशद मदनी अगर फ़ैसला कर रहे हैं कि दोनों जमीयत को एक हो जाना चाहिए तो उनका पूरा इख्तियार है, उनके फ़ैसले का खैर मकदम किया जाएगा, किसी तरह का कोई एतराज़ उनके फ़ैसले पर नहीं होगा। मुसलमानों ने भी इस फ़ैसले का खैर मकदम किया। उसके बाद ताज़ा खबर यह है कि 22-23 जुलाई को जमीयत उलमाए हिंद के दफ्तर में मौलाना महमूद मदनी ने अपने अरकान की मीटिंग की है और उस मीटिंग में मौलाना महमूद असद मदनी ने अपनी जमीयत के तमाम इलाकाई सूबाई नाजिम और सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा है। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से ऐलान हुआ है कि जितने सारे सूबाई और इलाकाई सदूर हैं नाजिम जमीयत के, वो सब के सब इस्तीफ़ा दे दे। इस ऐलान का मतलब ये समझा जा रहा है कि शायद जमीयत को एक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक सूबे में दो जमीयत के सदर नहीं हो सकते, दो नाजिम नहीं हो सकते। लेकिन इसका अमली तरीक़ा क्या होगा, जमीयत का आखिरी सदर कौन होगा, जमीयत का आखिरी सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, इस बारे में अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। और इस सिलसिले में एक बड़ी पहल मौलाना महमूद मदनी ने उसी वक्त कर दिया था जब इन्होंने मौलाना अरशद मदनी को अमीरुल हिंद बनाने का ऐलान किया था। जमीयत उलमाए हिंद का एक जो पोस्ट है जमीयत उलमाए हिंद में अमीरुल हिंद का भी है, इमारत शरिया हिंद को लेकर के। और सबसे पहले इसके मौलाना असद मदनी खुद अमीर शरीयत थे। उसके बाद मौलाना मरगूबुर रहमान साहब जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे वो बने। मौलाना मरगूबुर रहमान साहब के इंतकाल के बाद कारी उस्मान साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर थे उन्हीं को अमीरुल हिंद भी बनाया गया था। उनके इंतकाल के बाद मौलाना अरशद मदनी को महमूद मदनी ने अमीरुल हिंद बनाया। मौलाना अरशद मदनी की जो जमीयत है उसमें अमीरुल हिंद का कोई सेक्शन नहीं था, बल्कि मौलाना अरशद मदनी के लोग ये भी कह रहे थे कि मौलाना मरगूबुर रहमान के इंतकाल के बाद ही ओहदा अब तक खाली है, उसके बाद किसी और को हम अमीरुल हिंद नहीं मानते हैं। अब आइए बताते हैं पूरी तारीख़ जमीयत उलमाए हिंद की कि यहाँ तक कैसे जमीयत पहुँची और ये सब कैसे इख्तलाफ भी हुआ। जमीयत उलमाए हिंद 1919 में कायम हुई। जमीयत उलमाए हिंद के कायम करने वालों में जो अहम नाम है उसमें मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह का, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी साहब का, मौलाना अहमद सईद दहलवी का, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का, ऐसे 12-13 अशख़ास है जिन्हें जमीयत उलमाए हिंद के बानियों में शुमार किया जाता है। और इसकी जो पहली फ़िक्र है उन्होंने वो पेश की थी मौलाना अबुल महासिन सज्जाद ने। दरअसल हिंदुस्तान का जो था 19वीं सदी का मामला और ख़ासतौर से 1917, 18, 20 की दहाई, उसमें जंग आज़ादी शबाब पर थी। भारत के मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लगातार जंग कर रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे
थे, लेकिन उस दौरान भी भारत के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इंतशार था, इख्तलाफ था। मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमान बैठे हुए थे, कुछ मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ इधर कुछ इधर। तो मौलाना अबुल महासिन सज्जाद को लगा कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना ज़रूरी है, और मुसलमानों को मुत्तहिद करने से पहले ज़रूरी है कि उलमाए किराम मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि उलमाए किराम की सोच अलग है, फ़िक्र अलग है, मकतब फ़िक्र अलग है मुसलमानों की। कुछ देवबंदी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ बरेलवी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ अहले हदीस मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ शियों से वाबस्ता है। तो पहले उलमा को मुत्तहिद करना ज़रूरी है, जिनकी सोच फ़िक्र अलग अलग है। और जब उलमाए किराम मुत्तहिद हो जाएंगे तो सारी की सारी आवाम भी मुत्तहिद हो जाएगी, क्योंकि उलमा की लीडरशिप और क़यादत पर हमेशा आवाम ने भरोसा किया है। चुनांचे सबसे पहले मौलाना अबुल महासिन सज्जाद ने बिहार में अंजुमन उलमाए बिहार के नाम से कायम किया 1917 में। 2 सालों तक उनका तजर्बा अच्छा रहा। उसके बाद उन्होंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी और जैसा काबरीन से मुलाकात की, और उन सब से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में हुसैन रसूलुल्लाह साहब के घर पर एक मीटिंग हुई, इसमें 12 लोग शरीक थे, और जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आ गया। उसके बाद उसका पहला इजलास अमृतसर में हुआ, जिसमें मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने भी शिरकत की, उन्होंने उसकी सदारत की। उसके अलावा और कई लोगों ने शिरकत की। तो इस तरीके से जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। जमीयत उलमा हिंद ने जंग आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया। जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम लीग से अलग सियासी राह अपनाई और कहा कि हमें सेकुलर भारत चाहिए। आज़ादी के वक्त भी जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान ना जाए। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद तक़सीम पाकिस्तान की या तक़सीम भारत की शदीद मुखालिफ थी। क़याम पाकिस्तान की शदीद मुखालफत जमीयत उलमा हिंद ने की, और जमीयत उलमा हिंद के इसी नज़रिए की वजह से उस दौरान यानी मौलाना फजलुर रहमान, जिन दोनों जमीयत उलमा हिंद पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, उनके दादा मौलाना महमूद और कई सारे लोग ने एक अलग जमीयत कायम कर ली और उसका नाम रखा जमीयत उलमा इस्लाम। और उस जमीयत ने नज़रिए पाकिस्तान की हिमायत की, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने पाकिस्तान की बिल्कुल भी हिमायत नहीं की थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1940 के करीब में जमीयत उलमा हिंद की पहली तक़सीम आ गई थी, जो तक़सीम मुल्क के नज़रिए के बुनियाद पर थी। जमीयत उलमा हिंद का सिलसिला चलता रहा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी जमीयत उलमा हिंद के कायम होने के कुछ सालों बाद इसमें शामिल हुए, वो सदर बने। इसके पहले सदर माने जाते हैं, बल्कि रहे हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, जो 20 सालों तक सदर रहे। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1960 में जमीयत उलमा हिंद के सदर बने, और उसके बाद वो अपनी वफ़ात तक जमीयत उलमा हिंद के सदर रहे। उनकी ज़िंदगी में ही लोगों ने समझ लिया कि मौलाना असद मदनी के ख़ानदान में ही अब जमीयत उलमा हिंद हो जाएगी। उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद का दायरा भी थोड़ा सा महदूद हो गया। जमीयत उलमा हिंद पहले भारत के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों की तंजीम थी, लेकिन जमीयत उलमा हिंद का रुझान देवबंद की तरफ होने लगा। एक तरह से अब देवबंदी मकतब फ़िक्र की तंजीम जमीयत उलमा हिंद को माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जमीयत उलमा हिंद का असर रसूख है और जमीयत उलमा हिंद की हैसियत मुसल्लम है। दूसरी तरफ मुसलमानों को कमी महसूस हुई कि अब हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दानिशवरान की नुमाइंदगी हो। चुनांचे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, काज़ी मजादुल इस्लाम कासमी और क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा प्लेटफॉर्म कायम किया, जिसका मकसद था तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी। जमीयत उलमा हिंद के सफ़र में भी जमीयत उलमा हिंद से कई लोग अलग हो गए। मौलाना फजलुर रहमान हिलाल उस्मानी जमीयत उलमा हिंद से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग जमीयत कायम की, जिसका उन्होंने नाम रखा जमीयत उलमा हिंद। एक तरह से उनके तंजीम का भी नाम है। इसके अलावा और भी कई लोग अलग हुए। मौलाना हाशिम अकबर आबादी अलग हुए। आखिर दिनों में मौलाना असरारुल हक कासमी भी जमीयत से अलग हुए और उन्होंने ऑल इंडिया मिली काउंसिल को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया तालीमी मिली फाउंडेशन भी अपनी तंजीम कायम की। सिलसिला चलता रहा। बहरहाल 2006 में मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में ही मौलाना महमूद मदनी को बहुत करीब कर चुके थे और वो सेक्रेटरी जनरल बन चुके थे। उनसे पहले उनके छोटे भाई मौलाना असजद मदनी सेक्रेटरी जनरल थे, जिनकी जगह मौलाना महमूद मदनी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था। मौलाना अरशद मदनी जो इन दोनों जमीयत उलमा हिंद के सदर है, वो उस वक्त सियासत में और जमीयत की सियासत में एक्टिव नहीं थे, बल्कि मौलाना अरशद मदनी एक मारूफ उस्ताद की हैसियत से जाने जाते थे। दारुल उलूम देवबंद में नाज़िम तालीमात थे। उनका अपना वहाँ जलवा, रोब दबदबा, असर रसूख था, लेकिन जमीयत से किसी तरह की वाबस्तगी नहीं थी। बहरहाल 2006 में जब मौलाना असद मदनी का इंतकाल हो गया तो उनकी वफ़ात के बाद जमीयत उलमा हिंद की अरकान अमला और पूरी टीम ने सदर बनाने का फ़ैसला किया मौलाना अरशद मदनी को, जो मौलाना असद मदनी के छोटे भाई और देवबंद में नाज़िम तालीमात थे। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर मुंतखब हुए। उसके अलावा देवबंद में यानी दारुल उलूम के नाज़िम तालीमात भी रहे। सेक्रेटरी जनरल थे मौलाना महमूद मदनी। 2 साल किसी तरह ठीक ठाक चला, यानी 2006 के बाद 2008 तक। 2008 में मौलाना
मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी में शदीद इख्तलाफ हो गया। ऐसा इख्तलाफ जिसकी गूंज लगातार देश भर में सुनाई देती रही, मीडिया में हमेशा चर्चा रहा, हंगामा आराई होती रही और इख्तलाफ हो गया। मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अरशद मदनी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश किया, जिसको प्रस्ताव एक तरह से कहा जाता है, और उसमें यानी तहरीक अदम एतमाद का मतलब ये था कि जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार अरकान मौलाना अरशद मदनी को सदर नहीं देखना चाहते हैं। चुनाव ने एक मीटिंग बुलाई, लोगों को पहले से पास इशू कर दिया कि किसको मीटिंग में आना है नहीं आना है, और बिल आखिर जमीयत उलमा हिंद में तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग हुई, तजवीज़ पास की गई। उसमें लोगों ने ये कहा कि मौलाना अरशद मदनी अब सदर नहीं रहे। एक बड़ा फैसला था जमीयत का, जिसके बाद मौलाना महमूद मदनी ने एक तरह से पूरी जमीयत को अपने हाथ में ले लिया। मौलाना अरशद मदनी के हाथ से जमीयत निकल गई। अब वो करें तो क्या करें। मौलाना अरशद मदनी के जो मेहमान जमीयत में रुके हुए थे उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया, उन पर लाठियाँ तक बरसाई गई। पुलिस का सहारा लेकर के जमीयत के दफ्तर से मौलाना अरशद मदनी के मेहमानों को भगाया गया, उनके लोगों से खाली कराया गया। एक तरह से जमीयत उलमा हिंद के पूरे दफ्तर, पूरे अकाउंट्स, सारे सेक्टर, शोबा पर मौलाना महमूद मदनी ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद मौलाना महमूद मदनी ख़ुद सेक्रेटरी जनरल ही रहे, वो सदर नहीं बने, बल्कि उन्होंने सदर बनाया कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह को, जो उन दिनों दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस और नायब मुहतमिम भी थे। मौलाना अरशद मदनी साहब करे तो क्या करे। मौलाना अरशद मदनी साहब तन्हा हो गए थे, सारी जमीयत पर मौलाना महमूद अरशद मदनी साहब का कंट्रोल हो गया था। उस मुश्किल वक्त में मौलाना अरशद मदनी को दो लोगों का साथ मिला। मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी, जो जामिया इशाअतुल उलूम अक्ल के मुहतमिम हैं, मौला दौलत और असर रसूख उनका। दूसरा उनको सपोर्ट मिला मौलाना बदरुद्दीन अजमल का, जो असम से लोकसभा के मेंबर है और AIUDF के भी वो सदर हैं। उनका अपना असर रसूख है, सारी चीज़ उनके पास है, बिजनेस है उनकी अपनी। इन दो लोगों ने मौलाना अरशद मदनी को सबसे ज़्यादा उस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने अपनी एक नई जमीयत का ऐलान किया और कहा कि जमीयत उलमा हिंद असल वही है जिसके हम सदर हैं। मौलाना महमूद मदनी के पास जमीयत नहीं है। इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी ने अपना लीगल काम करने के लिए अरशद मदनी ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, और सारे अकाउंट्स और जो लीगल डॉक्यूमेंट से जो काम होते हैं वो अरशद मदनी ट्रस्ट के नाम से होने लगे। और जमीयत उलमा हिंद का सिंबॉलिक नाम उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, सदर जमीयत उलमा हिंद। लेकिन जो जमीयत उलमा हिंद का जो अकाउंट्स था, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब पर मौलाना महमूद मदनी का ही कब्ज़ा रहा और अभी भी है। उसके बाद दफ्तर पर भी मौलाना महमूद मदनी ने कब्ज़ा कर लिया। सिर्फ एक रूम मिला मौलाना अरशद मदनी को, उसी के ज़रिए वो कामकाज कर रहे थे, वहीं उनका उठना था। चुनांचे मौलाना अरशद मदनी ने अपनी जमीयत के लिए अलग दफ्तर कायम करने का फैसला किया। और ITO पर अगर आप गए होंगे तो रोड के राइट साइड में अगर आप निज़ामुद्दीन की तरफ से आते हैं तो जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर है, जो मस्जिद अब्दुल नबी की बिल्डिंग है, उसी के साइड में पूरा जमीयत उलमा हिंद है। उसी रोड के लेफ्ट साइड में ITO पर मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी। मौलाना अरशद मदनी ने उस ज़मीन को हासिल करने में कामयाबी हासिल की और एक तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने उसको जमीयत उलमा हिंद का दफ्तर बनाया। इस बीच दोनों जमीयत सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रही थी, यानी मौलाना अरशद मदनी भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और मौलाना महमूद मदनी भी। मौलाना अरशद मदनी का दावा था कि जमीयत उलमा हिंद के सदर हम हैं कानूनी तौर पर, और तहरीक अदम एतमाद जो मौलाना महमूद मदनी लेकर आए थे वो गलत है, उससे कलअदम करार दिया जाए। मौलाना महमूद मदनी की दलील सुप्रीम कोर्ट में थी कि जमीयत उलमा हिंद हमारे हाथ में है और मौलाना अरशद मदनी अब उसके सदर नहीं हैं, अवाम के राय से फैसला हुआ है, लिहाजा उनका दावा करना इस तरह का गलत है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, दोनों का दावा था, यानी मौलाना अरशद मदनी साहब का भी और मौलाना महमूद मदनी साहब का भी, कि जमीयत हमारी है तो जमीयत हमारी है। लाखों रुपए वकला को फीस जा रही थी, मिल्लत में बेचैनी थी, हंगामा था। जो जज साहबान थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि फ़ैसला करे तो क्या करें। चचा भतीजा है, कोई दूसरे लोग भी नहीं हैं। इससे पहले और कई लोग थे जिनका मौलाना अरशद मदनी से या उनके बाद के लोगों से इख्तलाफ हुआ, उन्होंने अलग होकर के जमीयत उलमा हिंद कायम कर ली। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि चचा और भतीजा ही है, एक ही ख़ानदान के दो लोग हैं, दोनों काबिल एहतराम हैं। किसके हक़ में जमीयत दी जाए और किसको जमीयत से मुस्तरद किया जाए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच दारुल उलूम देवबंद ने भी एक बड़ा फ़ैसला लिया था। दारुल उलूम में क्या हुआ था कि मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम तालीमात थे और मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ के नायब मुहतमिम और उस्ताद हदीस थे। जब दोनों हजरात जमीयत के सदर हो गए तो दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने एक फ़ैसला उन दिनों किया, कहा कि एक इंसान, एक शख्स किसी एक ही इदारे के ओहदे पर फाइज रह सकता है, या तो जमीयत के या दारुल उलूम के। अगर कोई जमीयत में किसी ओहदा पर फाइज है तो दारुल उलूम में उनकी हैसियत में उस्ताद की होगी, उनके पास कोई ओहदा नहीं होगा। चुनांचे मौलाना अरशद मदनी दारुल उलूम में
नाज़िम तालीमात थे और कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ उस्ताद हदीस और नायब मुहतमिम थे। मौलाना मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर बन गए तो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम तालीमात के ओहदा से। इसी तरह कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जमीयत उलमा हिंद के सदर बन गए मौलाना महमूद मदनी की जानिब से, तो उन्हें दारुल उलूम देवबंद में नायब मुहतमिम के ओहदा से इस्तीफ़ा देना पड़ा। दारुल उलूम का भी एक स्टैंड सामने था, कुछ फैसला नहीं हुआ था दारुल उलूम का कि किसके साथ जाएं किसके साथ नहीं जाए। हालांकि ज़्यादातर असातिज़ा दारुल उलूम के अक्सर मौलाना महमूद मदनी के ही साथ रहे हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। जजेस साहिबान परेशान थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है, किसके हक़ में फ़ैसला सुनाना है, किसको नहीं सुनाना है, किसके सुपुर्द जमीयत उलमा हिंद को करना है। इस बीच इन दोनों लोगों को कहा गया कि आप दोनों लोग समझौता कर लें, आपस में सुलह कर लें, जमीयत को एक कर लें, वरना इसके जो नताइज होंगे बहुत संगीन होंगे और बहुत ख़राब होंगे। ख़बरें आ रही थी, सुनने में आ रहा था कि दो तीन ऑप्शन थे, या तो जमीयत उलमा हिंद को इन दोनों से लेकर के किसी और को दे दिया जाए, यानी किसी और को कहा जाए कि वो जमीयत उलमा हिंद की सदारत करे और इन दोनों को जमीयत उलमा हिंद से कोर्ट निकाल दे। दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा था कि जमीयत उलमा हिंद को ही कोर्ट ख़त्म कर दे और कहे कि जमीयत उलमा हिंद को ख़त्म कर दिया गया है, इसके रजिस्ट्रेशन को ख़त्म कर दिया गया है और अब दोनों लोग अपनी नई तंजीम कायम कर सकते हैं और जमीयत उलमा हिंद के नाम से कोई तंजीम कायम नहीं की जाएगी। एक तीसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा था कि जमीयत उलमा हिंद को इनमें से किसी एक को दे दिया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए, लेकिन चूँकि दोनों फरीक का केस मजबूत था, एक केस का सिलसिला जारी रहता। इस बीच इन दोनों लोगों को यही बात समझ में आई कि बेहतर यह है कि जमीयत उलमा हिंद को कलअदम करार दे दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए, या जमीयत उलमा हिंद का जिम्मेदार किसी और को बना दिया जाए और कोर्ट के फैसले से बनाया जाए। उससे बेहतर है कि हम लोग आपस में सुलह समझौता कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से केस को उठा लेते हैं। चुनांचे यही हुआ। साल 2016 में मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी साथ बैठे, समझौता हुआ और सुप्रीम कोर्ट से केस को उठा लिया गया। समझौता में ये चीज़ें सामने आई कि जमीयत उलमा हिंद के दोनों ग्रुप बरकरार रहेंगे, मौलाना अरशद मदनी भी जमीयत उलमा हिंद के सदर रहेंगे, मौलाना महमूद मदनी भी जमीयत उलमा हिंद के सदर रहेंगे, एक का दूसरे पर कलेम नहीं होगा। मौलाना अरशद मदनी को वहाँ कमरे नहीं मिले थे, चुनांचे मौलाना अरशद मदनी को 3-4 रूम्स मजीद वहाँ दे दिए गए, मेहमान खाना में थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया, प्रोग्राम हॉल में प्रोग्राम करने की इजाज़त दे दी गई। इस तरह की कुछ सहूलत मौलाना अरशद मदनी को मिल गई। ये भी कहा गया कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा जाएगा, एक दूसरे के प्रोग्राम में आने जाने की भी बात हुई। चुनांचे अगस्त 2016 में ही मेरठ में एक प्रोग्राम हुआ, मौलाना महमूद मदनी की तंजीम का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मौलाना अरशद मदनी ने शिरकत की। वो वीडियो और वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई कि दोनों एक हो रहे हैं, हाथ दिल मिले ना मिले हाथ लोग मिलाने लगे हैं, ऐसा शेर भी खूब कहा जा रहा था। और पहली मरतबा दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आया। उसके बाद अक्सर प्रोग्राम में मौलाना अरशद मदनी मौलाना महमूद मदनी के साथ जा रहे थे, मौलाना महमूद मदनी भी मौलाना अरशद मदनी के साथ शरीक हो रहे थे, लेकिन फिर भी जमीयत एक नहीं थी, दोनों का अलग अलग कामकाज था, दोनों लोग अलग अलग अपने तरीके से कामकाज कर रहे थे। पिछले महीना मई में जब जमीयत उलमा हिंद का इजलास हुआ देवबंद में, तो उस इजलास में मौलाना महमूद मदनी ने जिसको बुलाया था, मौलाना अरशद मदनी ने शिरकत की और वहाँ एक तरह से इत्तेहाद का फैसला हुआ। तो अब जमीयत उलमा हिंद एक होने जा रही है, जिसकी तफसील हम शुरू में आपको बता चुके हैं और ये पूरी तारीख़ है जमीयत उलमा हिंद की जिसका मैंने यहाँ तस्करा किया। अब आगे देखिए मज़ीद क्या होता है। वैसे एक बहुत अच्छी खबर है, मुसलमानों में खुशी है कि जमीयत उलमा हिंद मुसलमानों की इतनी पुरानी तंजीम, अहम जमात अब एक होने जा रही है, जिसका सियासी तौर पर असर रसूख है, सियासी दबदबा है और एक तरीके से आपस के ख़ानदान में जो लड़ाई थी और ख़ानदान की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जो बिखरे हुए थे, यहाँ कम लड़ाई थी, यहाँ घर में सब कुछ ठीक ठाक था। मौलाना अरशद मदनी महमूद मदनी साहब के जलसे में जा रहे थे, लेकिन सूबों में, रियासतों में, ज़िलों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ चल रहा था। मौलाना अरशद मदनी की तंजीम का अलग सदर, महमूद मदनी साहब की तंजीम का अलग सदर, उनकी तंजीम का अलग सेक्रेटरी, इनकी तंजीम का अलग सेक्रेटरी, और इन सब में इख्तलाफ चल रहा था, इंतशार हो रहा था, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। लग रहा है ये सिलसिला अब थम जाएगा, रुक जाएगा और जमीयत उलमा हिंद दोनों एक हो जाएगी और ये बहुत बड़ी अपने आप में ख़बर है और कई लोगों ने इस पर मसरत का इजहार भी किया है। पिछले दिनों ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल ने भी अखबार के नाम एक प्रेस रिलीज़ जारी करके जमीयत उलमा हिंद के इत्तेहाद पर मसरत का इजहार किया और मुझे लगता है आप सब लोग भी करेंगे कि दोनों हमारे अकाबिर एक हो रहे हैं, मिल्लत एक हो रही है, हालात संगीन है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और जो इख्तलाफ है वो हमें और कमज़ोर करता रहा है। अब जमीयत उलमा हिंद के दोनों ज़िम्मेदार अगर एक हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर
मिल्लत को मजबूती मिलेगी, तक़वियत मिलेगी और मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम अपने आप में ताकत महसूस करेगी। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर और फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि मिल्लत टाइम्स की 4 ज़ुबानों में वेबसाइट है, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, बंगला, पूरी टीम है, पूरा काम है, ऑफिस है और ये सब चलाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मीडिया को जब तक आपका ताउन नहीं मिलेगा मीडिया की ताकत आपके पास नहीं रहेगी। इसके अलावा भी दरख्वास्त है कि सभी सोशल साइट्स पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।